नदी से दूर सूखी जमीन पर बसा था अमरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक जर्जर घर था, जहां सुधा अपने पति गोपाल के साथ रहती थी। गोपाल 5 साल पहले एक हादसे में अपाहिज हो गया था। तब से घर की सारी जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ गई थी। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, चूल्हा जलाती, पति को नाश्ता देती और फिर पति के लिए हरी सब्जियों का जूस चूल्हे पर उबालकर काम के लिए निकल जाती। सुधा की छोटी बहन वैजंती शहर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी हरिशंकर की पत्नी थी। बड़ा घर, नौकर चाकर और ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन उसके मन में करुणा का नामो निशान नहीं था। वैजंती बहुत अमीर थी, इसलिए सुधा उसके घर हर रोज काम पर आती थी। हर सुबह सुधा अपने घर का सारा काम निपटाकर वैजंती के घर पहुंचती, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ी देर हो जाती, जिस पर वैजंती गुस्से में सुधा से कुछ न कुछ कह देती थी। इतनी देर क्यों हो गई? यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता। समझती क्या हो अपने आप को? रोज यही बहाना, कभी घर का काम, कभी तबीयत। अगर समय पर नहीं आ सकती तो साफ कह दो। मेरे घर में काम करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। रास्ते में गोपाल की दवा लेनी पड़ गई थी, इसलिए देर हो गई। आगे से मैं हमेशा काम पर समय से पहले आ जाया करूंगी। कृपया तुम गुस्सा मत हो वैजयंती। ठीक है, जाओ। घर के सारे काम पड़े हैं, उन्हें जल्दी खत्म कर लो। मेरे पति के आने का समय हो जाएगा, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। दिन भर सुधा बिना थके हारे घर की एक एक चीज को सलीके से साफ करती रहती। कभी झाड़ू पोंछा लगाकर फर्श को चमकाती, तो कभी साबुन और पानी से कपड़ा भिगोकर रसोई की खिड़कियों, अलमारियों और फर्नीचर पर जमी धूल मिट्टी को बड़ी लगन से साफ करती और चूल्हे के पास खड़े होकर हर काम पूरे मन और जिम्मेदारी के साथ निभाती रहती। अरे वैजयंती, आज तो दुकान पर बहुत ज्यादा काम था। जोरों की भूख लगी है। खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? माफ कीजिएगा जी, पर आज सुबह दीदी काम पर देर से आई, इसलिए खाना तैयार होने में देर हो गई। मैं तो बहुत थक गई हूँ। दीदी से कई बार कहती हूँ कि समय पर आया करें, पर वे मेरी बात सुनती ही नहीं है। तभी सुधा गर्मा गर्म छोले भटूरे एक प्लेट में सजा कर लाती है और वैजंती व गोपाल को परोस देती है। अरे वाह दीदी, इतनी देर से अगर तुम खाना बनाओगी तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तुम बहुत धीरे काम करती हो दीदी। वैजयंती, मैं जब से आई हूँ तब से लगातार काम ही कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए भी मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। बर्तन भी इतने ज्यादा थे कि उन्हें निपटाने में काफी वक्त लग गया। ठीक है सुधा दीदी, आगे से आप ध्यान रखिएगा और अभी आप हाल में जाकर बैठ जाइए। थोड़ी देर में वैजंती जाकर आपको खाना दे देगी। सुधा चुपचाप हॉल में आकर जमीन पर बैठ जाती है। वैजंती की अपनी बहन होकर भी उसके घर में उसका दर्जा एक नौकरानी जैसा ही था, पर सुधा को इससे कोई शिकायत नहीं थी। तभी वैजंती एक पुरानी सी पोटली लेकर सुधा की ओर आती है और कहती है, ये लो दीदी, इसमें कल रात की कुछ बासी रोटियां और बची हुई सलाद है, इसे ले जाओ। सुधा उस पोटली को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी, क्योंकि वह जानती थी कि रोज रोज इन सूखी रोटियों से उसके पति की सेहत कभी ठीक नहीं हो सकती। वह रास्ते में एक बहुत पुराने और भव्य तुलसी के पौधे के नीचे आकर बैठ जाती है और रोते हुए दुख से भरी आवाज में वह कहने लगती है, हे तुलसी देवी, देखिए ना, हर दिन यह सोचकर काम पर जाती हूँ कि शायद कुछ अच्छा खाना मिल जाए, जिसे खाकर मेरे पति की सेहत में थोड़ा सुधार हो सके। लेकिन सिर्फ इन सूखी 2 रोटियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? और मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं। सुधा घर पहुंचकर रोते हुए अपने पति से कहती है, देखो ना जी, आज मैं दिन भर वैजयंती के घर काम करती रही, फिर भी उसने मुझे सूखी रोटी देकर ही भेज दिया। तुम रो क्यों रही हो सुधा? ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आज हमारे पास बस ये 2 रोटियां हैं, इन्हीं से आज का गुजारा कर लेंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। मेहनत और सब्र का फल जरूर मिलता है। देखना, आने वाला कल हमारे लिए जरूर बेहतर होगा।
उस शाम सुधा और उसके पति ने 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सलाद खाकर किसी तरह अपना गुजारा किया। सुधा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर भी वह स्वयं को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह जब सुधा काम पर आती है तो वह देखती है कि आंगन में हलवाई स्वादिष्ट बिरयानी और चिकन बना रहे थे और खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सुधा कुछ पल वहीं ठिठक कर खुशबू में खो जाती है और सोचती है कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। तभी वैजयंती वहां आकर कहती, देखो दीदी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए बहुत सारे मेहमान आज पार्टी पर आने वाले हैं, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी सभी काम कर देना, कोई काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। ठीक है वैजयंती, तुम चिंता मत करो। मैं आज सारे काम समय पर और पूरी लगन के साथ जल्दी जल्दी निपटाने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता न करनी पड़े। यह कहकर सुधा जल्दी से घर के बाहर झाड़ू लगाकर सफाई करने लगती है। आंगन और दरवाजे के पास जमी धूल को समेटने के बाद वह तुरंत रसोई में जाती है, जहां बर्तन मांजने के साथ साथ रसोई घर की हल्की फुल्की सफाई में भी लग जाती है। पास बिखरे कण पोंछते हुए और अलमारियों को ठीक करती हुई वह मन ही मन सोचती है कि आज का सारा काम समय पर पूरा हो जाए। उधर वैजयंती अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटकर खुशी खुशी जश्न मनाती है। जैसे ही वह केक काटती है, उसके सभी दोस्त तालियां बजाने लगते हैं और पूरा माहौल खुशी और उत्साह से भर जाता है। आप सभी का मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की ये पार्टी पसंद आएगी और हम सब मिलकर इस दिन को यादगार बनाएंगे। अरे हाँ वैजयंती, तुम्हारी पार्टी हर बार शानदार होती है, इसी वजह से आज हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अरे हरिशंकर, पार्टी का खाना लगवाओ, अब तो भूख बढ़ती ही जा रही है। मेहमानों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। जल्दी से सबको स्वादिष्ट भोजन परोस दो। अरे हाँ राजेश, आज का खाना तुम जिंदगी भर याद रखोगे। गांव के मशहूर हलवाई ने इसे बड़े प्यार और खास तरीके से बनाया है। तभी सुधा एक प्लेट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, लीजिए, आप सभी के लिए यह गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। उम्मीद है कि इसका स्वाद आप सभी को बेहद पसंद आएगा। सुधा बिरयानी परोसकर चुपचाप वहां से चली जाती है और तभी सभी लोग गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का स्वाद लेने लगते हैं। अरे वैजयंती, वह तो तुम्हारी बहन है ना, फिर वह नौकरों जैसा काम क्यों करती है? घर के सारे काम अपने ऊपर ले लेना, दूसरों की सेवा में लगी रहना और कभी अपने बारे में न सोचना, यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अरे प्रिया, क्या बड़ी बहन छोटी बहन के जन्मदिन पर काम नहीं कर सकती? इसमें चौंकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ वैजयंती, तुम सही कहती हो, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। वैजयंती ने अपने दोस्तों को यह कभी नहीं बताया कि उसकी बड़ी बहन उसके ही घर में नौकरों की तरह काम करने आती है और हर रोज जमीन पर बैठकर खाने मिलने का इंतजार करती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो उसकी इज्जत और झूठी शान सबके सामने टूट जाएगी। तभी वैजयंती एक पुरानी सी पोटली लेकर सुधा की ओर आती है और कहती है, दीदी, इसमें कल की बची हुई 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी है, आज इसी से काम चला लेना। अभी घर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आज का खाना सिर्फ मेहमानों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। तुम ये ले लो। वैजयंती, तुम तो जानती हो कि मेरे पति की तबीयत अक्सर बहुत खराब रहती है। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, फिर भी तुम मुझे सूखी रोटियां दे रही हो। बहाने मत बनाओ दीदी, तुम तो जानती हो कि आज के दिन कितने मेहमान आए थे और तुम्हारे लिए खाना बचा ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? हर दिन का खाना तो तुम मेरे ही घर से ले जाती हो, फिर भी दीदी तुम रोज शिकायत करती रहती हो। यह सुनकर सुधा चुपचाप अपनी पोटली उठाती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। वैजयंती को अपनी बड़ी बहन के आंसू देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा रोते रोते फिर से भव्य तुलसी के पौधे के नीचे जाकर बैठ जाती है। आंसुओं से भरी आंखों और कांपती आवाज में वह कहती है, हे तुलसी देवी, मेरा भाग्य इतना खराब कैसे हो सकता है?
मेरी अपनी बहन को भी मुझ पर जरा सा रहम नहीं आता। वह जानती है कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, फिर भी आज उसके जन्मदिन के दिन उसने मुझे बस ये 2 सूखी रोटियां देकर ही भेज दिया। सुधा रोते हुए अपने घर आती है और अपने पति के सामने वह पोटली लेकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह इतनी दुखी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सुधा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? और ये फिर वही पोटली? क्या वैजयंती ने तुमसे कुछ बुरा कह दिया है? सुधा, बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? देखो न जी, आज वैजयंती का जन्मदिन था। उसके घर पर तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान और चिकन बिरयानी बनी थी। उसने सभी मेहमानों को तो भरपेट खिलाया, लेकिन मुझे बस ये 2 सूखी रोटियां देकर ही भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुधा, तुम बुरा मत मानो। वैजयंती तुम्हारी अपनी छोटी बहन है और बहन की बातों को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। चलो, अब इस पोटली को खोलो और जो भी खाना है उसी से पेट भर लो। जैसे ही वे पोटली खोलते हैं, उसके भीतर से ढेरों सोने के सिक्के निकल आते हैं। सुधा और उसका पति यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। एक क्षण के लिए उन्हें यह सब किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! जरा देखिए तो जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शायद यह सब तुलसी देवी का ही चमत्कार है। मेरी परेशानियां कम करने के लिए उन्होंने सूखी रोटियों की जगह इस पोटली में सोने के सिक्के डाल दिए हैं। सुधा, तुम सही कहती हो। यह सचमुच एक चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी इतने सारे सोने के सिक्के नहीं देखे। इस अद्भुत चमत्कार के लिए तुलसी देवी का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद सुधा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। अब वह महल जैसे बड़े बंगले में रहने लगी थी। उसके घर में कई नौकर थे जो उसके लिए हर तरह का काम करते थे, और सुधा का जीवन सुख सुविधाओं से भर गया था। वह अपने पति के साथ गर्मा गर्म छोले भटूरे जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही थी। चारों ओर एक शानदार कमरा था और वातावरण में सुकून भरी शांति छाई हुई थी। अरे सुधा, अब इतने दिनों बाद हमारी जिंदगी की हालत सुधर गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें आज वैजयंती को घर पर बुलाना चाहिए और उसे अच्छे मन से स्वादिष्ट खाना खिलाकर दावत देनी चाहिए। हाँ जी, शायद आप सही कहते हैं। चाहे मुझे उससे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, वह है तो मेरी छोटी बहन ही। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं, और आज मैं उसे दावत पर जरूर बुलाऊंगी। वैजयंती के घर सुधा का फोन आता है और थोड़ी देर बाद वैजयंती सुधा से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। वैजयंती को देखकर सुधा और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं। अरे दीदी, आपका घर तो बहुत सुंदर और बड़ा है। मुझे यकीन नहीं होता कि आपके दिन इतनी जल्दी कैसे बदल गए और आपके पास अचानक इतने पैसे कैसे आ गए। अरे वैजयंती, ये सब तो तुलसी देवी की कृपा है। तुमने जो सूखी रोटियों की पोटली दी थी, उसमें से जैसे सोने के सिक्के निकले हों और हमारी जिंदगी में एक चमत्कार सा हो गया। थोड़ी ही देर में तीनों के लिए बावर्ची से गरम गरम चिकन बिरयानी बनकर आती है और सभी खुशी खुशी बिरयानी खाने लगते हैं। बिरयानी के स्वादिष्ट निवाले खाते हुए पहले दुश्मन रही 2 बहनें वैजयंती और उसकी बहन एक दूसरे के साथ हंसने लगती हैं। वाह दीदी, बिरयानी का स्वाद तो सच में बहुत अच्छा था। सच कहूँ तो आज वही स्वाद मुझे बहुत कुछ याद दिला गया। मुझे माफ करना दीदी, जब तुम मेरे घर आती थीं तो मैं तुम्हें हर रोज बचे कुचे खाने के साथ ही भेज देती थी। आज एहसास हो रहा है कि तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मुस्कुराकर सब स्वीकार किया। दिल से शर्मिंदा हूँ दीदी। कोई बात नहीं वैजयंती, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब तुम अपनी गलती समझ गई हो और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी हो। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती थी कि जो कुछ भी पहले हुआ उसे भूल जाओ और कुछ दिनों के लिए हमारे घर आकर रहो। तुम्हारा हमारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। वैजयंती, तुम यहाँ रुकोगी तो तुम्हारी दीदी को बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे
तुम दोनों बहनों के बीच बढ़ते प्यार को देखकर शांति मिलेगी। मैं जरूर रुकूंगी दीदी, और धन्यवाद आपका कि मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप मुझसे नाराज नहीं हुई।